फिर से एक बार आपका लाइगर ग्रुप ईआर के आर्क डेफी प्रोजेक्ट में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और यही एक लीडरशिप होती है। बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में होते हैं, अलग अलग सिस्टम को लेके, अलग अलग प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट्स बेस को लेके, परंतु यहाँ पे टेक्निकल चैलेंज हमने फेस किया, थोड़ा सा मेसअप हुआ, फिर भी सभी लोग एकत्रित हुए। उसके लिए सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ और अभिनंदन सबको करता हूँ कि आपकी एक बेहतरीन लीडरशिप आपने सबने यहाँ दिखाई। उसके लिए आइए चलते हैं। हम लोग जो बात कर रहे थे उसकी शुरुआत कर रहे हैं। हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। हमें पहले पॉइंट्स पे बात करना है कि हमारे 5 यूनिक पॉइंट्स आर्क प्रोजेक्ट्स में क्या है, जिसके आधार पर हम पूरे डाउ सिस्टम में यूनिक कैसे है, इस डाउ सिस्टम में हम लोग एकत्रित आगे कैसे बढ़ सकते हैं और बहुत बड़ा एम्पायर हम लोग कैसे खड़ा कर सकते हैं, उसको समझते हैं। मार्केट में बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स डाउ सिस्टम पर चलते हैं। हमें किसी से भी कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं है, किसी भी सिस्टम के डेवलपर से या किसी भी लीडर से, किसी मेंबर से हमको कोई आर्गुमेंट्स नहीं करना है। बस हमें हमारा यूनिक पॉइंट्स उनके सामने रखना है, वो चाहे टेक्निकल हो या प्रैक्टिकल हो। उस आधार पर हम लोग इस आर्क सिस्टम में एकत्रित होकर आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति की एक सोच, हर एक व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है और हर एक व्यक्ति हर एक प्रोजेक्ट को अपने अनुभव से चूज करता है। काफी सारे लोग नया प्रोजेक्ट इसलिए भी जुड़ते हैं, काफी सारे लोग इसका मार्केटिंग प्लान अच्छा है इसलिए भी जुड़ते हैं, काफी सारे लोग प्रोजेक्ट में अच्छा खासा पैसा अट्रैक्टिव दिखता है इसलिए भी जुड़ते हैं। पर उन सभी से बेहतर जो प्रोजेक्ट हमने चूज किया है, क्या वो लॉन्ग टर्म है, सस्टेनेबल है, लॉन्जिट्यूड है, और क्या हम उसमें हमारा फ्यूचर देख सकते हैं, क्या ये महत्वपूर्ण बातें होती है। तो वो उस बातों को कंप्लीट करने के लिए आर्क प्रोजेक्ट में 5 पॉइंट्स, 5 की पॉइंट, 5 यूनिक पॉइंट्स को समझना जरूरी है। फिर से एक बार, आप जब भी कभी किसी भी व्यक्ति को फिजिकल मिल रहे हो या जूम पर प्लान दे रहे हो, तो इस 5 पॉइंट्स को जरूर उसके सामने रखिए ताकि उसको ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि आर्क का मोटो ही है एजुकेशन देना, एजुकेट करना, आपको सिखाना। क्योंकि हम लोग जितना सीख कर आगे बढ़ेंगे उतने हम लोग कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेंगे, और हमारा कॉन्फिडेंस अनुभव के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर जो रहेगा, उससे हम लोग काफी अच्छी टीम क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है आर्क में दोस्तों, जैसे उदाहरणार्थ समझ लेते हैं हम लोग उसको, इमिशन मैनेजर, ईएम। ये जो पहला पॉइंट आता है आर्क में, ईएम, इमिशन मैनेजर, ये कैसे काम करता है उसको थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं। उदाहरणार्थ सेंट्रल बैंक, ट्रेडिशनली में सेंट्रल बैंक कैसे काम करती है, हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे काम करता है। दो चीजों पे सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम करता है। एक है रेगुलेट करना और दूसरा है प्रिंट कैश करना, यानी कैश की प्रिंटिंग करना। रेगुलेट करने का मतलब होता है बैंक में जो पैसा आता है, जो कैश फ्लो होता है, उसके आधार पर आरबीआई, सेंट्रल बैंक, परसेंटेज इंटरेस्ट डिक्लेयर करती है। अगर कैश फ्लो सिर्फ आ ही रहा है पर उस कैश फ्लो का आउटफ्लो नहीं है, अगर वो पैसा आया हुआ बैंक में अगर बाहर नहीं जाता है, तो बैंक यानी आरबीआई रेगुलेशन के माध्यम से उसका इंटरेस्ट कम करती है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी को अपना माइक कृपया करके म्यूट कीजिए। सर कृपया करके, जो लोग माइक म्यूट नहीं कर पा रहे हैं उनको बाहर निकालिए ना। नहीं, अभी ये जो लिंक आई है मुझे डांस से आई है और मैं होस्ट नहीं हूँ, ना मैं म्यूट कर सकता ना अनम्यूट कर सकता हूँ। तो कृपया आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अपने लीडर को मैसेज कर सकते हो। कृपया करके थोड़ी सी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ताकि आज का जूम हमारा सक्सेसफुल हो और सभी लोग जो टाइम निकाल कर आए हैं, दो बार काके बोले वो लोग सुन भी तो नहीं रहे हैं ना। अगर सुन रहा होता तो म्यूट कर देते। मैसेज उनको व्हाट्सएप कीजिए ना।
कोई बात कॉल नहीं, कीजिए कोई बात उनको, नहीं, कॉल कीजिए। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम बात कर रहे थे सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट डिक्रीज कैसे होता है और इंटरेस्ट कैसे दिया जाता है। कैश फ्लो का आउटफ्लो, यानी अगर बैंक से कोई लोन नहीं ले रहा है, कोई प्रॉपर्टी के लिए लोन नहीं ले रहा है, किसी भी तरह से बैंक से कोई भी कैश आउट नहीं होता है, तो बैंक अपना इंटरेस्ट कम करती है। और उसी के आधार पर अगर कैश कम हो रहा है मार्केट में, यानी मैक्सिमम लोन्स लोग ले रहे हैं, बैंक पे डिपेंड हो रहे हैं, बैंक के स्ट्रेटेजी पे डिपेंड हो रहे हैं, तो कैश प्रिंटिंग का फ्लो होता है। कैश प्रिंटिंग का फ्लो भी फिर वो गोल्ड के आधार पर डिक्लेयर होता है। हम उसके डिटेलिंग में बात नहीं करेंगे, सिर्फ ये समझेंगे कि ईएम, इमिशन मैनेजर, यानी डाउ सिस्टम का, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म का एक सेंट्रलाइज बैंक होता है। यहाँ पे रेगुलेशन का मतलब होता है लिक्विडिटी पूल, और कैश प्रिंटिंग का मतलब होता है ट्रेजरी बॉन्ड। इसको समझना जरूरी है। यहाँ पे ट्रेजरी बॉन्ड और लिक्विडिटी पूल इंटरलिंक है। यहाँ पे आर्क में पहली बार इस डाउ सिस्टम में ईएम के माध्यम से लिक्विडिटी पूल और ट्रेजरी बॉन्ड इंटरलिंक है, यानी लिक्विडिटी पूल से जब भी विड्रॉल्स होगा, क्योंकि लिक्विडिटी का मतलब ही कि वहां से सारी इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो जब जब विड्रॉल होगा तब तब ट्रेजरी बॉन्ड यूएसडीटी सप्लाई करेगी। और जब जब वहां से यूएसडीटी सप्लाई होगा लिक्विडिटी पूल में, और लिक्विडिटी पूल में जब जब यूएसडीटी डिपॉजिट होगा, तब तब ट्रेजरी बॉन्ड से आर्क टोकन प्रिंट होगा, यानी मिंटिंग होगा। वीडियो भी अपना बंद कीजिए कृपया करके, धन्यवाद। तो इस तरह से इमिशन मैनेजर ये पहला हमारा यूनिक पॉइंट है, जहां पे हम इंटरलिंक एलपी और ट्रेजरी बॉन्ड के कनेक्शन में होने के वजह से आउटफ्लो, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को मेंटेन किया जाता है। देखिए दोस्तों, हम सब अभी टोकन प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। आज तक एक कॉमन, एक सामान्य व्यक्ति की एक सोच होती है कि टोकन के प्रोजेक्ट में भले मैं एंट्री करूं, पर मार्केट का जो अभी तक का उनका अनुभव इतने सालों का है, और करंट का भी बहुत सारे लोगों का अनुभव जो है, जिसमें टोकन का रेट गिर जाता है, इसीलिए बहुत सारे लोग डर जाते हैं टोकन प्रोजेक्ट में आने के लिए। तो पहली बात, हमारे पास यूनिक पॉइंट हुआ कि जिससे टोकन का रेट फ्लक्चुएट होगा पर वो डंपिंग नहीं होगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये 5 यूनिक पॉइंट्स सिर्फ उसी के आधार पर है, क्योंकि अगर हमारा सिस्टम, हमारा प्रोजेक्ट स्टेबलाइज है, लॉन्ग टर्म है और यूनिक है, यानी वहां पे टोकन का हमारे दिमाग से अगर ये चीज निकल गई कि यहाँ पे डंपिंग नहीं होगा, पंपिंग नहीं होगा, उस आधार पर एल्गोरिदम को हमने समझ लिया, तो हम लोग यहाँ पे काफी लॉन्ग टर्म में, लंबे समय के लिए हम लोग एकत्रित यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट था हमारा ईएम का, इमिशन मैनेजर का। दूसरा पॉइंट, जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने आते हैं, आपको कोई ना कोई प्लान देता है, या कोई ना कोई सिस्टम के डेवलपर्स आपसे बात करते हैं या प्रमोटर्स बात करते हैं कि हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है, पर उसको बदला नहीं जा सकता है, उसकी कोडिंग चेंज नहीं होती है। ये सारी जब बातें होती है, और फिर कुछ समय में ऐसा समझ में आता है कि वो सारा का सारा प्लान ही बदल गया, उनकी पूरी अंदर के अल्गोरिदम जो भी उन्होंने बनाया था वो सारा चेंज किया गया, यानी वो इसीलिए होता है क्योंकि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन सोर्स नहीं था। तो यहाँ पे ईएम मैनेजर में हमने देखा कि इंटरलिंक एलपी और ट्रेजरी बॉन्ड होने की वजह से हम लोग स्टेबलाइज हो रहे हैं। साथ में ओपन सोर्स होने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जितनी भी कोडिंग्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में दी गई है वो आगे जाके चेंज नहीं होगी। तो ये दूसरा पॉइंट है ईआर के प्रोजेक्ट में कि ओपन सोर्स होने के वजह से हम लोग एक सिक्योरिटी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, ये समझ में आता है। और ये सारी चीजें, अगले 3 पॉइंट्स भी हम लोग जो बात करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओपन सोर्स के बाद आता है लिक्विडिटी पूल, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी बहुत सारे नए बांधव आते हैं या जितने भी पुराने भी बहुत सारे लोग होते हैं, परंतु लिक्विडिटी एग्जैक्टली क्या होती है वो समझ में नहीं आता है। 3 प्रकार का लिक्विडिटी होता है। पहला लिक्विडिटी होता है टाइम पीरियड अनलॉक, यानी 1 महीने के लिए भी, या 1 दिन के लिए भी, 3 महीने के लिए भी, 3 साल के लिए, 10 साल के लिए वो लिक्विडिटी लॉक होती है। एक टाइम फ्रेम होता है, उसके बाद जिसने भी उसको क्रिएट किया है, जिसके पास वो अथॉरिटी है, वो उसको विड्रॉल कर सकता है। ये पहला लिक्विडिटी होता है। दूसरा लिक्विडिटी होता है अनलॉक, जो लिक्विडिटी लॉक ही नहीं होती ही, वो कभी भी आउट हो सकती है। इसलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट में आपने देखा रहेगा एक 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 रेट को वो चला जाता है मार्केट से,
और यानी समझो $3, $5, $10 चला जाता है और इंस्टेंटली रातों रात एक एक दिन में वो पूरा का पूरा लिक्विडिटी वैनिश हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि वो अनलॉक था, कोई लॉकिंग नहीं थी। तीसरा लिक्विडिटी होता है परमानेंट ब्लैक होल लॉक, यानी उसके बाद उसके बाद वो लिक्विडिटी नहीं निकाल सकता है, कोई अथॉरिटी पर्सन निकाल नहीं सकता है। जो भी कम्युनिटी में जो भी कम्युनिटी में डिपॉजिट हो रहा है, विड्रॉल हो रहा है, उसी के आधार पर, उसी एल्गोरिदम पर वो सारा लिक्विडिटी निकलेगा। तो एआर के प्रोजेक्ट में हमारा लिक्विडिटी 100% लॉक है। ये हम सब के लिए खुशी की बात है। आज मार्केट में डाउ सिस्टम, ओलंपियस डाउ, जो फादर ऑफ डाउ कहा जाता है, उसके बाद मार्केट में जो पहला प्रोजेक्ट आया था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसकी लिक्विडिटी भले आज की तारीख में 330 मिलियन होने के बावजूद वो पूरी की पूरी तरह अनलॉक है, यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऑपरेशनल मैनेजर वहां का अथॉरिटी पर्सन है, यानी कुछ भी हो सकता है। यानी लिक्विडिटी कितनी है वो मतलब नहीं है, पर लिक्विडिटी लॉक है क्या, और वो भी कोई टाइम फ्रेम में नहीं लॉक है ना, और वो लॉक परमानेंट है ना, ये देखना, ये चेक करना जरूरी होता है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, आरबीएस। आरबीएस का मतलब है रीलोडेड बाउंड सिस्टम, रिबाउंड सिस्टम, यानी इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। आरबीएस क्या करता है? आरबीएस तब तब वर्क करता है जब ये मार्केट पंपिंग और डंपिंग के अनुसार काम करने चालू करेगा, तो आरबीएस अपना काम ईआई के टेक्नोलॉजी के माध्यम से चालू करेगा, क्योंकि 2020 में रिवोल्यूशन आया था डिफाई का। देखिए, क्रिप्टो का 2009 से रिवोल्यूशन आया, उसके बाद जो नेक्स्ट रिवोल्यूशन सेकंड वर्जन का आ गया वो डिफाई का, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का आ गया 2020 में। 2021 में डिफाई के साथ में वर्जन 1-2 स्टार्ट हुआ था, और आज के तारीख में 2025 में आर के पहली बार डिफाई एआई सिस्टम लेके आए, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में आरबीएस को इंट्रोड्यूस किया है। कुछ प्रोजेक्ट में आरबीएस होता है, परंतु उस आरबीएस के माध्यम से वो प्रॉपर वर्क नहीं करने से वो टोकन का रेट बहुत ही डिक्रीज होता है, डंपिंग होता है, डाउन होता है। उसको और एक उदाहरण से समझ लेते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल है, समझ लेते हैं। उदाहरणार्थ, मार्केट में जितने भी प्रोजेक्ट चालू हो जाते हैं, शुरुआत में कोई भी प्राइस डिक्लेयर नहीं होता है। अगर आप थोड़ा सा स्टडी करोगे पहले के प्रोजेक्ट्स को, तो आपको समझ में आएगा सभी ने $1 से अपना प्राइस स्टार्ट किया था, $1 से। जब फर्स्ट इंजेक्शन, टेक्निकल लैंग्वेज है, फर्स्ट इंजेक्ट जब लिक्विडिटी वहां पे होती है, यानी नोड के माध्यम से जब लिक्विडिटी वहां पे लोड होती है, उसको फर्स्ट इंजेक्शन कहा जाता है। वो लिक्विडिटी में हो सकता है या ट्रेजरी बॉन्ड में हो सकता है, और उसके बाद फ्लोर प्राइस डिक्लेयर होता है। वो फ्लोर प्राइस उन लोगों का $4 पे था, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, $1 उनका स्टार्टिंग प्राइस था, फिर इंजेक्ट हो गया वहां पे ट्रेजरी बॉन्ड और लिक्विडिटी बॉन्ड, फिर उसके बाद फ्लोर प्राइस वो डिक्लेयर हो गया $4 से, और उसके बाद कम्युनिटी के डिपॉजिट के वजह से वो हाइप हो गया $80। आप समझ रहे मैं किस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं? तो इसका मतलब क्या हो गया, $4 से फ्लोर प्राइस से $80 का हाइप, यानी 20% का ग्रोथ। दूसरा प्रोजेक्ट आपको पता है उसके बाद में आया हुआ वर्ल्ड वाइड, वो $4 से फ्लोर प्राइस से स्टार्ट हुआ था, 67 पे चला गया उसका हाइप रेट। तीसरा प्रोजेक्ट आपके सामने है जो करंट में चालू है, जिसकी लिक्विडिटी अभी फिलहाल थोड़ी सी लॉक की है उन्होंने, उसका भी $4 फ्लोर, 4 या 5 फ्लोर प्राइस था, और वो चला गया 28। तो आप देख सकते हो कि 20-20 गुना फ्लोर प्राइस से जब भी हाइप करेगा, और उस सारे सिस्टम में अगर आरबीएस मॉडल काम नहीं कर रहा है, या आरबीएस मॉडल उन्होंने नहीं बनाया है, और वो भी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट लिक्विडिटी का अनलॉक का नहीं है, तो जितना हाइप 20% पे गया था, उतना ही वो डाउन जाने की शक्यता है, चांसेस है। उदाहरणार्थ, एक प्रोजेक्ट आपके सामने है, नाम नहीं लेना चाहता मैं किसी का, जिसमें $3-3.5 का हाइप चला गया था, और वो डायरेक्ट 0.7 पे आ गया एक नाइट में। और एक दूसरा प्रोजेक्ट था, वो डायरेक्ट कोलैप्स हो गया। तो ये कब होता है? फ्लोर प्राइस से हमारा मार्जिन कितना है। तो अभी आरबीएस को हम लोग ईआरके में थोड़ा समझ के लेते हैं। ईआरके का प्राइस स्टार्ट हो गया $5 से, उसका फ्लोर प्राइस जो फर्स्ट इंजेक्ट हो गया 15 अगस्त को, 15 मिलियन की लिक्विडिटी आई थी, तब रेट हो गया था लगभग ये $11.5 पे, फ्लोर प्राइस डिसाइड हो गया। और उसके बाद जो उसका हाइप हो गया सेकेंड लिक्विडिटी पूल के बाद, यानी ट्रेजरी बॉन्ड उसमें इंजेक्ट हो गया, तब ये हो गया लगभग
$40, यानी आप समझ सकते हो $12 से $40 का हाइप हो गया, यानी लगभग 3.5 गुना, यानी 4 गुना भी आगे नहीं गया। तो ये मार्जिन होता है। इसका मतलब जब कभी मैक्सिमम ऐसा समझ लीजिए यार के में हम लोग सब लोग कम्युनिटी में जुड़ी है और एक ही दिन में सब लोग सेलिंग प्रेशर पे आ रहे हैं। तो सेलिंग प्रेशर पे अगर सब लोग आ रहे हैं तो वो मैक्सिमम 4 गुना नीचे मैक्सिमम आएगा। इसका मतलब $12 का 4 गुना नीचे, वो तो 3.5 गुना हाई पे, मैं तो 4 गुना एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, तो वो आएगा लगभग $8 पे। यानी आर्क में आप निश्चिंत हो जाइए, कभी भी आर्क का प्रोजेक्ट जो एल्गोरिदम सामने हमारे उसके हिसाब से जो रेट चल रहा है, यानी फ्लोर प्राइस को तोड़ के वो कभी भी $1 पे या सेंट पे नहीं आएगा। यानी बाकी के प्रोजेक्ट में जो होता है वो यहाँ पे नहीं होगा। और इसमें सबसे बेहतरीन बड़ा रोल निभाता है हमारा आरबीएस सिस्टम जो एआई टेक्नोलॉजी पे है। दूसरी बात, रेट डाउन होने के समय क्या होता है, अगर किसी के पास अथॉरिटी है, ज्यादा से ज्यादा टोकन उसने लिए रहेंगे, तब रेट डाउन होता है। वो कैसे समझेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम देखेंगे, डेक्स स्कैनर पे हम लोग देखेंगे, बीएससी स्कैनर पे हम लोग देखेंगे, तो 4 वॉलेट एड्रेस आपके सामने दिखेंगे जिसमें मैक्सिमम टोकन होल्डिंग है। पर वो चारों में से पहले 3, बात को समझ लीजिए, पहले 3 जो टोकन्स है वो, एक है लिक्विडिटी पूल का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, दूसरा है ट्रेजरी बॉन्ड का, तीसरा है पैनकेक स्वैप का। और जो क्रिएटर होगा या डेवलपर होगा या इन्वेस्टर होगा उसके पास सिर्फ और सिर्फ 1.4% उतना ही पावर है। यानी आज के तारीख में 850 करोड़, एग्जाम्पल के लिए 80 मिलियन की लिक्विडिटी है ग्रॉस में। तो अगर 850 करोड़ में से भी 1.4% वो एक दिन में भी विड्रॉल करता है, डंप करने की कोशिश करता है, तो भी कर नहीं सकता है। ये दूसरा रीजन है टोकन नीचे नहीं आने का। यानी सेलिंग प्रेशर को कहाँ कहाँ रोकाया जा रहा है उसको हम लोग समझ रहे हैं। पहला तो हो गया फ्लोर प्राइस नहीं टूटेगा। दूसरा है यहाँ पे कोई भी एक व्यक्ति सिंगल इन्वेस्टर यहाँ से डंपिंग नहीं करेगा। तीसरा चीज उसमें समझ लीजिए, जो भी नोड शुरुआत में 15 मिलियंस की लगी है पहले दिन से, तो वो सारी की सारी नोड 360 डेज के लिए लगी है। यानी जो उसमें से सिर्फ और सिर्फ कैपिटल बाहर नहीं आएगा, जो भी बाहर आएगा विड्रॉल बाहर आएगा आरवाई के हिसाब से। यानी एक लॉन्ग ड्यूरेशन मिलेगा। यानी कोई भी व्यक्ति यहाँ से पर्सनल लेवल पर प्रोजेक्ट को डंप करने की कोशिश नहीं करेगा। और चौथा, हम लोग उसको विड्रॉल सिस्टम में देखेंगे, सेलिंग प्रेशर को कैसे रोका जाता है। ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई कि सेलिंग प्रेशर किस तरह से रोका जाता है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि नए प्रोजेक्ट में सभी लोग आते हैं, सभी अपना अपना इन्वेस्टमेंट जिस जिस तरीके से है, बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, परंतु सेलिंग प्रेशर जब आता है तो रोक नहीं पाता। तो यहाँ पे आरबीएस मॉडल रोकने के लिए खड़ा हो गया। दूसरा, इन्वेस्टर कोई भी यहाँ पे उस तरह का 1.4% के ऊपर नहीं है, तो ये सेकंड रीजन हो गया। तीसरा, यहाँ पे हमें विड्रॉल के प्रोसेस से समझेंगे कि सेलिंग प्रेशर कैसे नहीं बनेगा यहाँ पे। और इस तरह से अगर हम लोग प्रोजेक्ट को समझते हैं तो हम समझ जाते हैं कि एआर के प्रोजेक्ट बहुत यूनिक है। उसके बाद है पांचवा ऑप्शन, मल्टी सिग्नेचर गवर्नेंस। डाव सिस्टम होता क्या है कि डाव यानी कम्युनिटी, यानी कोई भी व्यक्ति उसमें इंडिविजुअल नहीं होता है। पर अगर मल्टी सिग्नेचर यानी डाव में होता क्या है, अगर आपको कोई भी प्रपोजल, कोई भी चीज यहाँ पे करनी होती है नए तरीके से कम्युनिटी को, तो आपको प्रपोजल सिस्टम को देना होता है। वो सिस्टम में कोई भी प्रपोजल दे सकता है। और जिसके पास अथॉरिटी टोकन्स की ज्यादा होती है, वो डेवलपर होता है वो, या आर्किटेक्चर होता है वो, उनके एड्रेसेस सिग्नेचर में होते हैं। यानी वो उसको अप्रूवल देते हैं। यानी आपने प्रपोजल दिया, प्रपोजल का जो भी रिजल्ट वोटिंग के माध्यम से आया उसका अप्रूवल होगा। और उस अप्रूवल को वो सभी लोग जिनके पास टोकन अथॉरिटी है, आर्किटेक्चर है, डेवलपर है, प्रमोटर है, या फ्रंट लाइन के टॉप लीडर ग्लोबली जो है, उनके पास टोकन ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि उनका इनकम ज्यादा होता है तो उनके पास टोकन ज्यादा होता है, तो ऐसे लोग अथॉरिटी लेते हैं। परंतु ईआर के सिस्टम में, आर्क सिस्टम में मल्टी सिग्नेचर गवर्नेंस का मतलब जो भी अथॉरिटी ली जाएगी वो रैंडमली एड्रेस पे चली जाएगी दोस्तों। तो ये बहुत सिक्योरिटी यहाँ पे हम लोग फील कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स आर्क सिस्टम में है। ईएम इमिशन मैनेजर, दूसरा है ओपन सोर्स, तीसरा है लिक्विडिटी पूल अनलॉक है ब्लैक होल में परमानेंट, चौथा आरबीएस मॉडल काम कर रहा है, फ्लोर प्राइस को तोड़ेगा नहीं, और पांचवा है मल्टी सिग्नेचर।
दोस्तों इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, 3 प्रकार का टोकन होता है। एक होता है स्टेबल टोकन। स्टेबल टोकन का मतलब होता है फिएट, उदाहरणार्थ यूएसडीसी, यूएसडीटी। और अभी लॉन्च अप्रैल में हुआ है, डोनाल्ड ट्रम्प जी ने जो लॉन्च किया वो है USD1, वो भी बाइनेंस पे आ चुका है। तो ये फिएट करेंसी होती है, 1:1 के पेयर में काम करती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में वो चलता है। ऐसा फिएट करेंसी होता है, फिएट टोकन होता है। दूसरा होता है नॉन स्टेबल टोकन, यानी इन तीनों को छोड़ के जितने भी टोकन्स कॉइन आपको पता है वो सारे के सारे नॉन स्टेबल टोकन है। और तीसरा जो डिफाई के माध्यम से डाउ पर आया है वो है अल्गोरिदमिक नॉन स्टेबल टोकन, यानी फिएट तो हॉरिजॉन्टल चलेगा, दूसरा नॉन स्टेबल पंप और डंप। यानी आपने देखा रहेगा कोई टोकन का रेट $10 है, रातों रात वो $1 पे या सेंट पे आ चुका है, ये भी हमने देखा। परंतु आरबीएस के वजह से और बाकी सारे मैकेनिज्म के वजह से यहाँ पे क्या होगा, पंप भी होगा, डंप भी होगा, वो फ्लक्चुएशन में होगा। यानी आज समझो उदाहरणार्थ $38 का एआर के टोकन है, वो आपको $380 देखने नहीं मिलेगा इंस्टेंट में, और $3.8 का भी इंस्टेंट में डंपिंग में देखने नहीं मिलेगा। ये जो भी फ्लक्चुएट होगा 2%, 3%, 4% पे फ्लक्चुएशन करते ही रहेगा। और आपने देखा रहेगा अभी $40 ऑलमोस्ट हमारा एआर के टोकन जा रहा है, बिकॉज ऑफ द आरबीएस, बिकॉज ऑफ द बॉन्ड को स्टॉप किया। जो बॉन्ड को स्टॉप किया गया वो कोई मैनुअल नहीं है, ये सब कुछ ऑटो ईए टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है। यहाँ पे कोई भी पर्सनल लेवल का व्यक्ति नहीं बैठा है। एक सवाल आता है मार्केट से कि ये वेबसाइट में चेंजेस होते हैं, ये नए नए अपडेशंस आते हैं, तो ये तो मैनुअल हो गया, ये सेंट्रलाइज हो गया। दोस्तों वैसा नहीं है। दुनिया में डाउ सिस्टम में जो भी सिस्टम बनती है, डिसेंट्रलाइज में जो टोकन बनता है, उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है, ईएम जो अल्गोरिदम पे बिठाया जाता है, आरबीएस जिस अल्गोरिदम पे बिठाया जाता है, वो सेंट्रलाइज होता है पूरा का पूरा तरीका। परंतु उसको अपडेशंस के लिए जो वेबसाइट होती है वो वेब 2 होती है, वो सेंट्रलाइज होती है। उदाहरणार्थ एक आसान उदाहरण मैं आपको देता ताकि आपको अच्छे से समझे। बिटकॉइन हम सभी को पता है फादर ऑफ मदर ऑफ करेंसी क्रिप्टो का। बिटकॉइन का जो वेबसाइट है वो है, बिटकॉइन खुद में एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है क्रिप्टो करेंसी, जिसका वेबसाइट है blockchain.com और blockchain.info। यानी blockchain.com, blockchain.info में हमेशा आपको अपडेशन दिखाई देते हैं, आपको ईमेल में आते हैं, आपके क्वेरीज सॉल्व किए जाते हैं। तो वो सेंट्रलाइज वेबसाइट हो गई, परंतु उसका जो टोकन है या कॉइन है वो डिसेंट्रलाइज हो गया। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे आपको ट्रॉन पता है, उसका मालिक है बाइनेंस का मालिक है। परंतु अगर आप चैट जीपीटी को भी पूछते हो तो एडा का, कार्डानो का कोई भी मालिक नहीं है। एथेरियम का भी मालिक है, परंतु एथेरियम जब ईटीएच अपने लेयर 2 पे आया, जब वो डेफी लेके आया, तो उसका वेबसाइट जो भी है वो सेंट्रलाइज हो गया, परंतु उसका जो टोकन है एथेरियम का वो डिसेंट्रलाइज हो गया। यानी ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। आर्क में अगर कोई चेंजेस वेबसाइट पे हो रहे तो वो सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है, ये पूरा का पूरा 1000% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। तो ये पहला हमारा पॉइंट हो गया आर्क को समझने के लिए। दूसरा, विड्रॉल को लेके बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है। दूसरे पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं। विड्रॉल का मतलब देखिए, अगर और कौन सा विड्रॉल हमको चूज करना है उसको भी हम लोग समझ के लेते हैं। बाकी आपकी अपनी अपनी सोच है सभी की, क्योंकि हर व्यक्ति की मानसिकता, फाइनेंशियल सिचुएशन, थॉट प्रोसेस, पैसे कमाने का जो नजरिया वो सबका अलग अलग हो जाता है। आप सभी ने हमेशा एक उदाहरण दिया रहेगा इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में कि बैंक में अगर एक ही दिन में सब लोग चले गए और सभी लोगों ने पैसा विड्रॉल किया तो बैंक भी बंद होगा। पर मुझे आप दोस्तों बताइए, ऐसा कौन सा बैंक का नाम आपको पता है जिसमें सभी लोग एक ही दिन में चले गए हैं और सभी लोगों ने एक ही दिन में विड्रॉल किया और बैंक बंद हो गया? मुझे तो नहीं लगता पूरे भारत में और पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई बैंक है। परंतु बैंक बंद हुए हैं, मैं मानता हूं बैंक बंद हुए हैं। वो कैसे हुए? किसी को बैंक ने बहुत बड़ा लोन दिया, फिर वो देश छोड़ के भाग गया, फिर उसका इंटरेस्ट नहीं मिला, वो लोगों का पैसा था, तब बैंक बंद हुआ। उसी तरह से हर व्यक्ति की मानसिकता अलग होती है, सबकी सिचुएशन अलग होती है। इसलिए यहाँ पे विड्रॉल प्रोसेस 5 टाइप्स में, 5 प्रकार में जो दिया गया है। जैसे पहला विड्रॉल का प्रोसेस है 20%, 20%
वो डायरेक्ट चला जाएगा लिक्विडिटी पूल में चार्जेस में। जूम पर बाकी के आपने हिंदी सेशन में, इंग्लिश सेशन में आपने विड्रॉल प्रोसेस देखी रहेगी, पीडीएफ में देखा रहेगा। मैं सिर्फ आपको एक नजरिया दे रहा हूं समझने का, कौन सा विड्रॉल प्रोसेस अच्छा है और उससे सेलिंग प्रेशर कम कैसे हो रहा है। तो 20% हमारा ब्लैक होल में जाता है, यानी किसी ओनर के पास नहीं जाता है, कम्युनिटी के लिए जाता है। हम लोग एक दूसरे की कम्युनिटी यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, उसी को डाव कहते हैं। तो 20% अगर आपको लगता है कि मैं 20% देने के बाद मैं मेरा विड्रॉल ले सकता हूं, तो डेफिनेटली आप 20% के लिए जा सकते हो, परंतु वो बहुत बड़ी अमाउंट है। यानी $1000 मुझे अगर विड्रॉल करना है तो $200, दोस्तों $200 यानी 18,000 हो गया आज के तारीख में। ये बहुत बड़ी एक सामान्य अमाउंट नहीं, एक बड़ी अमाउंट है। तो उसके आधार पर हम लोग अगर सोचते कि 18,000 आपके लिए कुछ नहीं है, तो डेफिनेटली आप उसके लिए जाइए। अभी किसी का विड्रॉल भविष्य में जाके $10,000 अगर दिन का होता है, तो $2,000, 2 लाख रुपया, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर किसी को लगता है 2 लाख मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो डेफिनेटली वो ऑप्शन कर सकता है। तो ये पहला ऑप्शन है, इसी में बात को समझना है। अगर हम 20% के बाद जो हमको वॉलेट में रखना होता है 100% हमारे विड्रॉल का, वो अगर हम 10% का भी रखते तो 10 डेज में हमको वो पैसा बाहर आ सकता है। साथ में यहाँ पे कैपिटल के लिए कोई भी तरीके का परसेंटेज रखा नहीं जाएगा। वहां पे सिर्फ और सिर्फ स्लिपेज चार्जेस जो आर्किटेक्चर के पास जाता है, डेवलपर के पास जाता है, वो 2.5 है। यानी कैपिटल जब भी आप विड्रॉ करोगे, जो भी आपका फ्लेक्सी में हो या बॉन्ड में हो या स्टेक में हो, जब भी कैपिटल आपके ड्यूरेशन, स्टेकिंग ड्यूरेशन के टाइम पे, डेज के टाइम पे विड्रॉल करोगे, तो वहां पे 2.5% सिर्फ स्लिपेज चार्ज आएगा। बाकी का जितना भी वर्किंग इनकम है या आरवाई का इनकम है, उसके लिए आपको 5 ऑप्शन में पहला ऑप्शन हमने यहाँ पे डिस्कस किया 20% का। अगर आपकी चॉइस है और 20% आपको छोटा अमाउंट लगता है, तो आप इंस्टेंट विड्रॉल करके जा सकते हो। दूसरा, 10 दिन में अगर आपको विड्रॉल लेना है, तो आप 15% पे वहां पे सैक्रिफाइस कर सकते हो। मैं उसको सैक्रिफाइस अमाउंट कहता हूं, क्योंकि 15% भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों। तीसरा होता है 20 डेज में 10%, 30 डेज में 5% और 60 डेज में हमें किसी भी तरह का परसेंटेज नहीं देना है। अगर हम लीडर्स लोगों को, इन्वेस्टर को अगर मालूम है ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म का है, तो दोस्तों मेरा सुझाव पर्सनल सुझाव रहेगा, एक तो आप 30 डेज के लिए चले जाइए, 5% सिर्फ डिडक्ट कीजिए अपना, या तो 60 डेज के लिए चले जाइए। इससे होगा क्या कि रोज आने वाला आपका अर्निंग अगले 30 दिन में मल्टीपल होके आपके पास आता रहेगा, यानी डिवाइड बाय 30 डेज। या तो 60 डेज में, तो थोड़ा सा लॉजिक लगा के आप अगर इंस्टेंट विड्रॉल नहीं लेते हो, उसका फायदा क्या होगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 60 डेज ही करना है या 30 डेज करना है। अगर आपको 20% का मोल उतना नहीं लगता है, आपको लगता है कि मैं एग्री हूं और मैं उसको अफोर्ड कर सकता हूं, तो डेफिनेटली 20% में जाना चाहिए, 15 में जाना चाहिए, 10% में जाना चाहिए। पर मुझे लगता है, क्योंकि हम सब यहाँ पे नए और नई शुरुआत किए हैं, तो हम सबको यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म प्लेटफॉर्म मिला है। तो मेरा सिर्फ सोच है कि आपका पैसे सेव कैसे यहाँ पे हो। तो 5% 30 डेज के लिए जा सकते हो, ये ऑप्शन है आपके पास। या तो 60 डेज के लिए 0% पे आप जा सकते हो और अपना डेली इनकम ले सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे हमारा कैपिटल 70 डेज में एज पर द अगर रेट, जो आज का रेट है उसी तरह से चलता है, तो 70 डेज में ऑलमोस्ट हमारा कैपिटल यहाँ पे डबल हो जाता है। यानी मैं कहूँगा कि अगर आपने आज आर की शुरुआत की है या आप किसी से शुरुआत करवाने जा रहे हो, तो उसको कहिए 70 डेज आपको कैपिटल को हाथ नहीं लगाना है, डेली विड्रॉल नहीं लेना है, ना ही कैपिटल का ना ही आरवाई का। आपको 70 डेज वेट करना है, और 70 डेज के बाद जो अब आपका कैपिटल डबल होगा, उसको डेफिनेटली 100% नहीं 1000% में कहूंगा आपको विड्रॉल लेना है। यही सब लोग अगर करेंगे, तो आप अपना कैपिटल को सिक्योर्ड करोगे। सबसे पहली बात, आपने जो भी निवेश किया है, जो भी इन्वेस्ट किया है, जो आपका हार्डकोर मनी है, वो इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड करने का एक ही माध्यम है, 70 डेज होल्डिंग। अगर आपने आपका डिपॉजिट 180 डेज के लिए, 360 डेज के लिए किया है, तो आपको 70 डेज के बाद आपका कैपिटल सिक्योर्ड कर लीजिए। बाकी के जितने भी दिन आपका कैपिटल सिस्टम में है, वो आप एंजॉय कर सकते हो। तो ये विड्रॉल प्रोसेस से होगा क्या, मैंने जैसे कहा 20%, 10, 15%, 10%, 5%, 0। हर लीडर की अपनी अपनी चॉइस है,
अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी सोच है। और यही आपको अगर ऐसा लगता है ईआर के प्रोजेक्ट में आपने $100 डिपॉजिट किया है, $1000 डिपॉजिट किया है, $10,000 डिपॉजिट किया है, अगर आपको ऐसा लगता है पूरे ग्लोब के लोग यहाँ पे 83 कंट्री इन्वॉल्व हो चुकी है, वो भी आप स्कैनर पे देख सकते हो। 83 कंट्री इन्वॉल्व हो चुकी है, क्योंकि डेस्क पे यानी डाउ के सिस्टम पे हर चीज जो बोली जाती है वो प्रूफ की जाती है टेक्निकल के आधार पर। यहाँ पे 83 कंट्रीज इन्वॉल्व है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने $100 डिपॉजिट किए, 1000 किए, 10,000 के, $1,00,000 डिपॉजिट किए पूरे टीम के भी पकड़कर, और आपको लगता है कि 83 कंट्री रातों रात पूरा विड्रॉल मारने वाली है 20% को लेके भी, तो भी वो 20% की लिक्विडिटी वहां पे बैलेंस होगी और बचे हुए दिन उतना सिस्टम अगर सरवाइव करेगा। पर 83 कंट्री अगर आपको लगता है कि विड्रॉल एक दिन में सिर्फ 20% के लिए नहीं करेगी, कोई 5% के लिए चला जाएगा, कोई 10 के लिए, कोई 15 के लिए और कोई 60 डेज के लिए, तो आप समझ सकते हो कि सेलिंग प्रेशर यहाँ पे भी कम हुआ। कोई भी प्रोजेक्ट में जुड़ने में, पैसे लगाने में, टीम बनाने से वो सिस्टम किस तरह से लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तीसरे टॉपिक पे आना चाहता हूँ, ईआरके का एटीट्यूड। किस एटीट्यूड से हम लोग ईआरके प्रोजेक्ट में आना चाहिए, करना चाहिए, समझना चाहिए, वो समझना जरूरी है दोस्तों। आज हम सभी दिग्गज, हम सभी अनुभवी लोग यहाँ पे बैठे हैं, सभी लोग मुझे सुन रहे हैं। उन सभी को पहली बात तो मैं थैंक्स देता हूँ कि आप सब वक्त निकाल के आए हो और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के लिए हम लोग यहाँ पे मिले हैं। तो यहाँ पे एटीट्यूड ही हमारा सब कुछ होता है। ईआरके में एटीट्यूड होना चाहिए कि सबसे पहले तो अगर हम ईआरके प्रोजेक्ट में आ रहे हैं तो एक लॉन्ग टर्म का सोच रख के आना होगा आपको। लॉन्ग टर्म, कोई व्यक्ति अगर 2 महीने में, 3 महीने में करोड़ रुपए मिलेंगे, मिलियनर बोलूंगा, बिलियनर बोलूंगा, इस तरह का सोच लेके आ रहा है तो सॉरी, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। आपको साल भर का विजन, मिनिमम साल भर का, 1.5 साल का, 2 साल का विजन लेके यहाँ पे आना होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे हम टेस्टिंग करेंगे, हम देखेंगे, हम ट्रायल करेंगे, हम फ्लेक्सी में चले जाएंगे। दोस्तों, मैं एटीट्यूड के ऊपर बात कर रहा हूँ। हम सब लीडर्स यहाँ पे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे अच्छा खासा अर्निंग जीरो लायबिलिटी का करने आए हैं। तो हम यहाँ पे फ्लेक्सी प्रोजेक्ट को, फ्लेक्सी ऑप्शन को इंट्रोड्यूस ना करें, खुद भी ना फ्लेक्सी में जाए, ना लोगों को बोले, ताकि हम सब यहाँ पे विजन के साथ अगर आए, एक मिशन के साथ अगर आए हैं, तो यहाँ पे हम फ्लेक्सी में, एक तो वो कभी भी वहां से आउट हो सकता है। सेकेंड, फ्लेक्सी में आपको डायरेक्ट का इनकम नहीं मिलता, यानी आपका कन्वेंसिंग, आपका दिया हुआ टाइम, आपका एनर्जी या जो भी छोटा मोटा आपने एक्सपेंस किया रहेगा वो सारा का सारा वेस्टेज होगा। तो जो जो भी पॉसिबल हो, मैक्सिमम पॉसिबल हो, मैं कहता हूँ 180 डेज और 360 डेज के लिए ये प्रोजेक्ट को देखना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे बहुत सारे शुरुआत में जो लोग आए उन्होंने $100 का डिपॉजिट किया, फिर वो $100 का फ्लक्चुएशन जैसे होता है तो 99 पे, 98 पे उनका स्टेकिंग चला गया, तो उनको ना वर्किंग का इनकम आता है, ना पैसिव का इनकम आता है। दोस्तों, फिर हमने यहाँ पे सुना कि $110 डालिए, $105 डालिए, फिर आप आर्क में आ जाइए। मैं कहता हूँ, यहाँ पे एटीट्यूड की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। आर्क प्रोजेक्ट का 5 पॉइंट का मैकेनिज्म आपको, हमको समझा है, इसका मार्केटिंग प्लान समझा है, इसका टेक्नोलॉजी हमको समझा है, तो कम से कम $120, $150, $500, $1000 से शुरुआत होनी चाहिए ईआर के प्रोजेक्ट में। जो व्यक्ति सोचता है मैं $100 से आऊंगा, $1-2 और बढ़ा के, दोस्तों सॉरी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आप थोड़ा फंड अरेंज कीजिए, 120 पे आ जाइए ताकि फ्लक्चुएशन का आपको इफेक्ट ना हो, 150 पे आ जाइए, थोड़ा सा स्ट्रांग आपका माइंड सेट है और रिस्पॉन्सिबल अमाउंट आपके पास है तो $500, और थोड़ा सा आपका जिगर ज्यादा है, आप मार्केट को समझ रहे हो, तो $500 के ऊपर $1000, और उसके बाद एक नेक्स्ट बेंचमार्क आता है $5000 और $10,000। दोस्तों, एटीट्यूड की हम बात करें तो हमको समझना है कि हम जो डुप्लीकेशन हम खुद करेंगे वही डुप्लीकेशन होने जा रहा है। आर्क प्रोजेक्ट करने के 3 सबसे प्रमुख कारण, 3 तरीके से आर्क प्रोजेक्ट को करना है, सिर्फ और सिर्फ 3। पहला, आर्क प्रोजेक्ट में जैसे ही आपको किसी ने आर्क प्रोजेक्ट बताया, आप किसी को बता रहे हो, तो हमको मिस सेलिंग नहीं करनी है, हमको कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी, हमको उनको एजुकेट करना है, एजुकेशन देना है। वो चाहे फिजिकल बैठ के हो सकता है, या तो हमारे बांधव, हमारे साथ में जितने भी भाई अच्छे अच्छे टॉप लीडर जुड़े हैं
वो सभी अपनी जिम्मेदारी लेते हुए सभी के लिए, ना कि सिर्फ उनके खुद के टीम के लिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए लीडरशिप अपनी शो कर रहे हैं पूरे मार्केट में और एक अपना आइडियल क्रिएट कर रहे हैं खुद को। वो सभी के लिए जूम मीटिंग लेते हैं दोस्तों, दिन में 2-2 बार जूम हो रही है उनकी। बाकी के कुछ लोगों की अदर रीजनल लैंग्वेज में भी जूम होती है दोस्तों। तो आप अपने सारी टीम को जहां जहां जूम हो रही है, जहां पे सीखने को मिल रहा है, वहां पे डेफिनेटली आप उनको प्लग कीजिए। और सिर्फ प्लग आपने लोगों को नहीं करना, आपको खुद भी जूम में अटेंड होना है दोस्तों। दोस्तों चाहे आप इंग्लिश की जूम अटेंड कीजिए या हिंदी की जूम अटेंड कीजिए, आप भी पर्सनली वहां पे अटेंड कीजिए, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ 2-4-8 दिन में, 15 दिन में नए नए अपडेशंस आने वाले हैं, आ रहे हैं, हमको सीखने को मिलेगा। और हम एक डुप्लीकेशन करेंगे और हम लोग सीरियस के साथ आर्क प्रोजेक्ट में जूम में एकत्रित होंगे तो जूम नंबर्स भी बढ़ेंगे। जहां पे भी जूम जूम होंगे, हम मैक्सिमम लोगों को प्रमोट करना है। देखिए मैंने यहाँ तक देखा है कि लोगों ने 10-10 जूम अटेंड किए पिछले 15 दिन में, जूम अटेंड किए, पर जब मुझसे पर्सनली फोन करते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं वो पहली बार नए आदमी से बात कर रहा हूँ, उसको कुछ भी नहीं समझा। तो एक तो उसका उस लेवल का ग्रास्पिंग पावर नहीं है, या तो उसका उस लेवल की समझदारी नहीं है, या वो समझना नहीं चाहता है। कोई बात नहीं है, जो भी उसका रीजन हो, हम उनको प्रमोट करेंगे मैक्सिमम जूम के लिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है। हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं दोस्तों, हर बार फिजिकल मिलना संभव नहीं है सभी के साथ। तो डिजिटल का हम लोग ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेंगे। फिर कंपनी की लेवल की जो जूम होगी, डेफिनेटली उसमें भी हमको प्लग होना है। जितना भी यहाँ पे बैनर्स, प्रमोशन मटेरियल्स, जो भी हमको टेक्निकली जो जो बातें सिखाई जा रही है, समझाई जा रही है, उसको खुद आपको चेक करना है। तो पहला काम आपको सीखना है। उसके लिए भले 1 हफ्ता लो, 10 दिन लो, 15 दिन लो, महीना भर लो, पर सीखना जरूरी है। क्योंकि आप जब सीखोगे, समझोगे और खुद के अनुभव पे नाप तोल के इस प्रोजेक्ट की खासियत को समझोगे, तब उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है आर्क प्रोजेक्ट को करने का, वो है आपका रिस्पॉन्सिबल अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है। रिस्पॉन्सिबल अमाउंट का मतलब होता है किसी के लिए $100 भी बहुत बड़ा हो सकता है और किसी के लिए $10,000 कुछ नहीं के बराबर भी हो सकता है। तो आपको रिस्पॉन्सिबल अमाउंट के साथ आना है। यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को मैं बैठा हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ, तुम डालो, इसका रेट बहुत बढ़ने वाला है, कभी नीचे जिंदगी में जाएगा नहीं, इस तरह का मिस सेलिंग नहीं करना है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई भी ओनर नहीं है, हम लोग के हाथ में कुछ भी नहीं, हम लोग एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो पहला काम हम एजुकेशन के पैटर्न को इन्वॉल्व किया, इंप्लीमेंट किया, एक्सेप्ट किया। दूसरा पैटर्न, हम रिस्पॉन्सिबल अमाउंट के साथ यहाँ पे आए। जो भी हमारे रिस्पॉन्सिबल अमाउंट होगी, उसके आधार पर हम लोग आर्क प्रोजेक्ट में आएंगे। और ये 2 काम जो हमने किए, यही हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि हम सीखेंगे, सिखाएंगे और रिस्पॉन्सिबल अमाउंट के साथ आएंगे। यही 2 काम, तीसरे काम में हमको डुप्लीकेट करना है दोस्तों। और अगर आप ये कर लिया तो इससे आसान बिजनेस कोई नहीं है। इससे इतना ज्यादा बेनिफिट भविष्य में मिलने वाला है। आप शांति से सो सकते हो। टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए आप सिर्फ जूम के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से, और भविष्य में जो भी इवेंट्स होंगे, टूर्स होंगे, वो तो डेफिनेटली अलग अलग चीजें हैं। तो उसका सबका फायदा लेते हुए, अपलाइन से डिस्कस करते हुए, अपने सीनियर से डिस्कस करते हुए, खुद खुद अपने मोबाइल जो आपके हाथ में है या टेक्नोलॉजी आपके हाथ में, उसका यूज करते हुए आप ये रिस्पॉन्सिबल अमाउंट के साथ आओगे, तो आप अपने टीम को भी वही डुप्लीकेट करोगे, तो आपका बिजनेस बहुत फास्ट होने वाला है। तो अभी तक दोस्तों हमने 4 पॉइंट में 3 पॉइंट पे बात किया। पहला था हमारा 5 यूनिक पॉइंट्स, दूसरा था हमारा विड्रॉल प्रोसेस। ये दोनों पॉइंट में मैंने सेलिंग प्रेशर के ऊपर बात किया, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा हमने आर्क का जो एटीट्यूड किस तरह से होना चाहिए, और एक एटीट्यूड होता है आर्क के प्रोजेक्ट में, यानी कोई भी डिसेंट्रलाइज में या कोई भी प्रोजेक्ट में, कि हम लोग को लोगों से मिलने के लिए जाना है। लोगों का फिर वो एक्सपेंसेस होता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होता है। देखिए अलग अलग प्रकार के अलग अलग लीडर्स होते हैं दोस्तों। कोई लीडर जूम के माध्यम में एक्सपर्ट होते हैं, वो जूम टू जूम करते हैं, वो भी सही है। कोई लोग सिर्फ लोगों को फिजिकल मिलते हैं, 1-to-1 करते हैं, 10-10 लोगों की मीटिंग करते हैं, इवेंट टू इवेंट करते हैं, वो भी सही है। कोई व्यक्ति जूम भी करता है और मीटिंग्स भी लेता है, 1-to-1 भी करता है, वो भी सही है। हर लीडर अपनी अपनी जगह पे सही है, हर लीडर अपने अपने टीम को समझता है, हर लीडर अपने अपने तरीके से काम करता है, और ये तीनों काम, तीनों प्रोसेस सही है। इससे हम एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और काम करने के तरीके में मैं कहना चाहूंगा, आज आर्क प्रोजेक्ट में मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सभी को मिलते हुए, और सभी के साथ आज बहुत दिनों के बाद बात करते हुए। आज आर्क में लाइगर ग्रुप का 2100 का आंकड़ा,
कंप्लीट हो चुका है और लगभग $4,10,000 का बिजनेस भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ये सभी आप सभी के मेहनत, परिश्रम और एक सकारात्मक सोच आर के प्रति है, इसलिए हुआ है। और बहुत जल्दी हमारे बीच में बहुत सारे अभी फिलहाल S3 रैंक पे पहुंचे हुए बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स हैं जिनकी इनकम शुरुआत हुई है। S4 पे भी जाने वाले, S5 पे भी और S10 पे भी जाने वाले हमारे साथ में लीडर्स यहाँ पे आज की तारीख में जुड़ चुके हैं। और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में ऐसा कोई स्टेट नहीं बचा जहाँ पे लाइगर ग्रुप में लीडर्स आ चुके हैं। दोस्तों, ये आपकी ताकत है, यही आपका एटीट्यूड है और इसी आधार पर हम सभी को हमेशा हमारे लाइगर ग्रुप की यूनिटी दिखानी है। एक एटीट्यूड के साथ, सकारात्मक एटीट्यूड के साथ हमको आगे बढ़ना है। और यहाँ पे हर लीडर, जैसे हमने काम चालू किया था, यहाँ पे 15 अगस्त को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी, 27 को पहला स्टेकिंग हो गया। दोस्तों, जैसे कहा अभी 2100 यहाँ पे हमारे साथ में मेंबर्स या लीडर्स जुड़ चुके हैं। दोस्तों, मैंने खुद 25 से 30 डायरेक्ट यहाँ पे लोगों को यहाँ पे लाया है, लीडर्स को यहाँ पे लाया है, परंतु वो सब डायरेक्ट मेरे हॉरिजेंटल नहीं है। सभी को मैंने सपोर्ट करने का एक विश्वास दिया था और सपोर्ट करते करते सभी को अपने अपने लीडर्स देते देते सभी को सपोर्ट किया। उसी तरह से दोस्तों, आप सभी यहाँ पे अभी जो बैठे हो सभी लीडर्स हैं। आप सबकी जिम्मेदारी है अपने टीम को भी सपोर्ट करने की, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच मन में, दिमाग में नाराजगी होती है। मेरा अपलाइन ने मुझे कुछ सपोर्ट नहीं किया, ना फिजिकली, ना टेक्नोलॉजिकली, ना कम्युनिकेशन का, ना XYZ, बहुत सारी चीज़ों का। देखिए, मैं किसी यहाँ पे किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये कोई बाइनरी प्लान नहीं है, ये सनफ्लावर का प्लान है। परंतु इस प्रोजेक्ट में आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपको आपके सीनियर से जो भी सपोर्ट मिला है, XYZ का सपोर्ट, आपकी जिम्मेदारी होती है आपकी लीडर को सपोर्ट करने की, ताकि आपका और उनका रिलेशन हमेशा बना रहे, स्ट्रांग रहे, किसी की नाराजगी यहाँ पे नहीं होगी। प्रोजेक्ट बहुत लॉन्ग टर्म है दोस्तों। मैंने जब शुरुआत की तो मैंने मेरे एक साइड में इतना सारा अच्छा नेटवर्क बनाया, इतने सारे लीडर्स को सपोर्ट किया। आज दूसरे साइड में मैं काम कर रहा हूँ, दूसरे साइड में सपोर्ट कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली दोनों लेग्स, क्योंकि हमारे आप में वीकर और स्ट्रॉन्गर जो लेग होती है उसके आधार पर अच्छे रैंक पे हम लोग सब आ रहे हैं और सभी को वो करना है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हम लोग कोई शॉर्ट टर्म की मानसिकता लेके नहीं आए। तो ये तीसरा पॉइंट हमारा था, 5 पॉइंट यूनिक का, विड्रॉल प्रोसेस का और एटीट्यूड का। और चौथा, जिसके लिए हम लोग अभी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। क्योंकि मुझे इन 15 दिनों में काफी सारे फोन आए हैं, मैं उन सभी का रिस्पेक्ट करता हूँ और क्षमा भी मांगता हूँ कि मैं पर्सनल लेवल पे उन पे बात नहीं कर सका, क्योंकि ऐसा सिचुएशन होता था, मैं कहाँ ना कहाँ बिजी था या मीटिंग में था या ट्रैवलिंग में था, तो फोन पे उनसे बात नहीं हो पा रही थी। काफी सारे फोन मेरे पास आए। तो दोस्तों, स्ट्रेटेजी की जो प्रोसेस है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और इसी को हम लोग फॉलो करने जा रहे हैं। पहला, जैसे मैं अभी इंदौर सिटी में बैठा हूँ, मेरे साथ में विन जो हमारे अपलाइन है, अपलाइन की रैंकिंग में बता देता हूँ। अपलाइन में लिंकन है जो मल्टीपल वीज़ा की वजह से यहाँ पे नहीं पहुँच पाए हैं अभी तक, उनका वीज़ा 2 बार रिजेक्ट हुआ है, क्या कारण है मुझे नहीं पता। फिर 2 लीडर्स, मतलब 2 अपलाइन लाइन, जो हमारे अपलाइन और सुपर अपलाइन मेरे जो है उनका, एक का नाम है विन जो मेरे साथ अभी इंदौर में है, और दूसरा फिलिक्स जो लखनऊ के टीम में बैठे हैं पिछले 10 दिन से दोस्तों। तो एक अपलाइन मेरे साथ में फिजिकल है और एक अपलाइन दूसरे लेग में काम कर रहे हैं दोस्तों। कहने का मतलब, ये अपलाइन अगले 3 महीने के लिए इंडिया आए, अगले 3 महीने के लिए हमारे साथ होने वाले हैं। तो आप घाई मत कीजिए, परेशान मत हो जाइए कि मेरे पास सर कभी लेके आ रहे अपलाइन को, हमारे लोग बैठे हैं, हमारे लोग इंतजार कर रहे हैं। आप बेफिक्र रहिए, सभी को वक्त दिया जाएगा, सभी पॉकेट्स में हमारे अपलाइन आने वाले हैं आप सभी को मिलने के लिए। बेशर्त आप अचीवर हो क्या, आप सीरियसली काम कर रहे हो क्या, तो डेफिनेटली वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे एज अ प्रायोरिटी बेस। तो 3 महीने का समय है, अभी सिर्फ 3 दिन हुआ है मुझे उनसे मिलकर, वो मेरे साथ में 3 से 4 दिन में है। और आने वाले समय में आपका पूरा लिस्टिंग करके, सॉर्ट आउट करके, क्योंकि सभी लोग मिलना चाहते हैं, नहीं मिलना चाहते, सबका अपनी अपनी सोच है। तो और उसमें भी जो मिलना चाहते हैं वो अचीवर है क्या, उन्होंने बिजनेस प्रोड्यूस किया है क्या, रजिस्ट्रेशन किए हैं क्या, जो भी छोटा मोटा वॉल्यूम किया है क्या, वो भी सॉर्ट आउट होगा दोस्तों। तो आप अपने काम के प्रति फोकस कीजिए, डेफिनेटली आपके टीम को मिला जाएगा, आपके टीम के लिए, आपके लिए वक्त दिया जाएगा। ये पहला। दूसरा,
जो प्रमोशन मार्केट में चल रहा है, आपने जो प्रमोशनल एक्टिविटीज देखी है उसकी भी बहुत सारे मुझे व्हाट्सएप आए, जैसे थाईलैंड का इवेंट है फुकेट का, फिर कोई कहता है मलेशिया का है S1 S2 के लिए, फिर कोई कहता है दुबई का इवेंट है। दोस्तों उसको भी थोड़ा सा समझ के लेते हैं। S1 और S2 के लिए जो थाईलैंड का दूसरे ग्रुप में जो एक्टिविटी हो रही है उसमें एयर फेयर इंक्लूड नहीं है, वीजा एयर फेयर इंक्लूड वहां पे नहीं है, पिकअप ड्रॉप इंक्लूड नहीं है। वहां पे सिर्फ आप S1 हो या S2 हो, आपके अपने खर्चे पे एयर फेयर करना है, पिकअप ड्रॉप करके होटल पर पहुंचना है, वहां पे 2 दिन का उनका होटल, और आपको वहां पे होटल के साथ में फूडिंग और ट्रेनिंग दी जाएगी, वो उनका पर्पस है। ये पहला चीज। तो आप मुझे बताइए S1 और S2 का इनकम क्या होता है, और सिर्फ हम लोग टिकट बाय करने से काम नहीं बनता, वहां जाने के बाद अलग से हमारे अलग से XYZ खर्चे होते हैं दोस्तों, उसके मैनेज करने के लिए उतना ही लगभग खर्चा करना पड़ता है। और S1 S2 का उतना इनकम बना नहीं रहता है कि वो अफोर्ड करे दोस्तों। और वो किसी इंडिविजुअल कंट्री ने डिसाइड किए हुए लोगों का वो सिस्टम है, और वो हमारे अपलाइन का नहीं है, दूसरे टीम का है, परंतु वो दे रहा है अपने अपने खर्चे पे, वहां पे आ जाओ। ये पहला। दूसरा, दुबई का जो मेरे पास प्रमोशन आया है, वो दुबई के प्रमोशन में S1 को $300, S2 को $400, S3 को $700, और दुबई का इवेंट वहां पे होगा। इस तरह की बातें कंपनी ने ऑफिशियली अभी तक कुछ भी अनाउंस नहीं किया है, पहला। दूसरा, ये जो दुबई का आया है वो यूरोप के मार्केट से आया है, कोई चाइना मार्केट से नहीं, यूरोप के मार्केट से आया है। सोच के देखिए दोस्तों, S1 करने वाले को $300 दिया जाएगा इंडिया से। चलो मैं समझ सकता हूँ कि दुबई जाने का $300 खर्चा होगा, पर सिर्फ $300 पे खर्चा रुकेगा क्या? वहां जाने के बाद खर्चा नहीं है क्या? दूसरा, यूरोप से कोई दुबई आना चाहता है, क्या $300 में आ सकता है दोस्तों S1 S2 करके? नहीं, नॉट पॉसिबल। $400 में भी नहीं आ सकता है। तीसरी चीज, वहां पे अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है, तो जो मेरा अपलाइन से बात हुआ है वो क्वेश्चन मार्क राइज किया है उन्होंने कि आज के तारीख में आर्क इतना पॉपुलर, इतना एक्साइटेड बिजनेस हुआ है कि लोग स्नैचिंग कर रहे हैं दोस्तों, कुछ ना कुछ प्रलोभन दिखाते हैं, ये स्नैचिंग की एक्टिविटीज हो रही है, कुछ ना कुछ दूसरे ग्रुप को ललचाने के लिए, मन लुभाने के लिए कुछ ना कुछ उनके सामने दिखाया जाता है कि आप ये ग्रुप में आ जाए, हम आपको ये देंगे वो देंगे। तो मेरा अपलाइन से इस सारे बातों में बहस भी हो गई, बात भी हो गई। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो अक्टूबर का डेडलाइन दिया, कौन से लीडर ने भेजा वो पता नहीं है। दूसरा, वो देंगे नहीं देंगे हमें नहीं पता। एक बार आपने बिजनेस समझिए, सितंबर का पूरा महीना वैसे किसी सिस्टम में डाल दिया, और आपको अगर लेके नहीं गए तो आपका नुकसान हुआ दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे साथ में, अच्छा, ये जितने भी 3 चीजें हमने बताई, फुकेट की, थाईलैंड की, मलेशिया की या दुबई की, ये सारे चीजों में उनका अपलाइन आपके सामने फिजिकली नहीं है, पर यहाँ पे हमारे अपलाइन फिजिकली है, यहाँ पे सपोर्ट के लिए खड़े हैं। और कंपनी की जो भी पॉलिसी होगी वो सभी के लिए होगी। अपने अपने तरीके से जो भी लोग काम करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, वो सच है झूठ है आपको भी पता है। नेटवर्क इंडस्ट्री में कितना बड़े लेवल का स्नैचिंग, कितना लालच और क्या क्या होता है आप सभी को पता है। तो ये उसका रीजन था। उसके बाद में अभी हम डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजी किस तरह से करने जा रहे हैं और क्या क्या होने जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले फील्ड एक्सपेंसेस। अरे यार कौन पागल है यार, ये बीच बीच में हर बोल रहा है, व्यक्ति, कौन पागल है वो? सर कोई बात नहीं, सर कोई बात नहीं, हो रहा है अपना खत्म ही हो रहा है 10 मिनट में। हर व्यक्ति यहाँ पे आर्क में सीरियस से फील्ड वर्क करना चाहता है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि कोई जूम के माध्यम से कर रहा है, कोई 1-to-1 के माध्यम से कर रहा है, कोई दोनों का यूटिलाइज करके सिस्टम का अपना टीम डेवलप कर रहा है दोस्तों। तो आपको अगर फील्ड एक्सपेंसेस चाहिए, डेफिनेटली आप क्या कीजिए, प्रपोजल बनाइए। प्रपोजल यानी मुझे अगले 10 दिन, उदाहरणार्थ समझे आज 15 तारीख है, 15 तारीख से लेके आने वाले 30 तारीख तक मेरा ARK में इतना डिपॉजिट होगा, टारगेट। दूसरा, मुझे उस टारगेट के बेस पे इतना रिटर्न चाहिए, यानी मेरा इतना एक्सपेंसेस होने वाला है। ये दूसरा प्रपोजल। और आप कितने कहाँ का डेस्टिनेशन में जाने वाले हो, ये एक प्रपोजल दे दीजिए। मैनेजमेंट उसको वेरीफाई करेगी। अगर उनको लगता है उस प्रपोजल में ताकत है और वो पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली आपको उस तरीके का रिम्बर्समेंट मिलेगा। ये पहला। दूसरा, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई परसेंटेज नहीं है दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूँ, $4 लाख का अगर बिजनेस हुआ है, अगर 10% मिलता है तो $40,000 मिस्टर वी के हाथ में आएगा। वो तो इंदौर भी क्या किधर भी नहीं जाएगा, घर पे बैठ जाएगा, अजगर की तरह बैठ जाएगा। अगर मुझे उतना आता था 10 दिन में $40,000। दूसरा, 5% अगर मिलता तो लगभग $4,20,000 मुझे मिलता था। तो ना यहाँ पे 5% है ना 10% है, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा परसेंटेज किसी को भी नहीं है दोस्तों। ये समझने वाली बात है। तीसरी बात, यहाँ पे
अगला डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऐसा है कि आपको आपके शहर में 20 लोगों का इवेंट करना है, 25 लोगों का करना है या 50 लोगों का इवेंट करना है, कोई बात नहीं है। फिजिकली अपलाइन वहां पहुंचेंगे, उसके पहले आने वाले कुछ दिनों में 2 दिन 4 दिन आप ले लीजिए, 1 हफ्ता ले लीजिए, कोई बात नहीं है, क्योंकि 3 महीने के लिए अपलाइन आए हैं। तो आप अपना इवेंट कहाँ पे करना है, इवेंट का डेट कौन सा है, आपके कितने लोग उस इवेंट में बैठेंगे, वो ज्वाइनिंग मेंबर्स हो सकते हैं या नए गेस्ट भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं है। और उस इवेंट के बाद हमारा टारगेट क्या हो सकता है, इसका एक प्रपोजल आप सिस्टम को दे दीजिए, यानी ग्रुप में डाल दीजिए सीधा। वो प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाएगा और आपके लिए इवेंट हॉल, वो सारा एक्सपेंसेस कंपनी देगी। पहली बार आपको देने के बाद अगर सेकेंड टाइम अगर वो इवेंट से कोई रिजल्ट नहीं आया तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट टाइम मांग नहीं सकते हो। पर मुझे उम्मीद है आप सब समझदार हो, तो आप सही तरीके से मिले हुए उस अपॉर्चुनिटी का, चाहे पैसा आपका लग रहा है दोस्तों या किसी मेरे अपलाइन का पैसा लग रहा है, किसी का भी तो पैसा लग रहा है दोस्तों, तो वो पैसे का यूटिलाइजेशन प्रॉपर हम लोग कैसे करेंगे वो जरूर